सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, लाहौर का जलसा हो गया। लाहौर के जलसे के बाद मुकदमात का इंदराज भी हो गया है, लेकिन असल मामला इस वक्त अपोजिशन का दरपेश है कि अपोजिशन ने जो आर या पार का मामला था जिसमें ऐलानात मुतवक्के थे, वो ऐलान करीब 18 घंटे के बाद शुरू किए। यानी पीडीएम ने उस जलसे के बाद मीटिंग की। जलसे की सूरत हाल के साथ साथ अगले लाए अमल के हवाले से वो भी हतमी फैसला नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत को डेडलाइन 31 जनवरी की दे दी गई। 31 जनवरी तक आप इस्तीफ़ा दे दें, हुकूमत छोड़ दें, वरना उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। ये तनकीद की जा रही है पीडीएम पर, अपोजिशन पर, कि शायद सर्द मौसम की वजह से अब पीडीएम ये जुर्रत नहीं कर पा रही है कि वो इस्लामाबाद के सर्द मौसम में लॉन्ग मार्च जैसा रिस्क ले, क्योंकि लाहौर के जलसे को लेकर हुकूमती ऐवानों से बार बार ये बात आई है कि ये जलसा वो कामयाब जलसा जिसे एक तारीखी जलसा कहा जा रहा था वो नहीं हुआ, इसलिए पीडीएम अब खुद परेशान है। आज शाह महमूद कुरैशी ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीडीएम का हुकूमत से इस्तीफों का मुतालबा गैर आइनी और गैर जमहूरी है, लेकिन साथ ही कुछ वज़रा की जानिब से बार बार मुज़ाकरात और बातचीत की भी बात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और यह भी कहा गया कि एनआरओ के ऊपर कोई बात और नैब कवानीन के हवाले से कोई बात नहीं होगी, बाकी हर मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात का अमल क्या इस दिसंबर के आखिर और जनवरी में यानी 31 जनवरी तक, ये जो 1.5 महीना हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मिल गया है, इसमें पाकिस्तान के सियासी हालात किस जानिब जा सकते हैं, हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का। सर, जलसा हो गया जैसा हुआ, मुकदमात हो रहे हैं, इन मुकदमात से पहले भी कोई असरात माजी के, चाहे वो पेशावर हो, मुल्तान हो, नहीं हुआ, अब भी शायद ना हो। हुकूमत अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना, लेकिन असल मसला ये है कि अपोजिशन का वो जो मोमेंटम बना मुल्तान से लेकर लाहौर और लाहौर जलसे की तकारीर तक, उस तकारीर से लेकर अब 31 जनवरी के दरमियान बहुत बड़ा गैप नहीं है कि इस जलसे को, जो हुकूमत को लग रहा था कि इस जलसे के बाद उनके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं, उन्हें मजीद 1.5 माह का वक्त मिल गया है कि 31 जनवरी डेडलाइन है अपोजिशन की जानिब से, उसके बाद मीटिंग होगी फरवरी के आगाज़ में तो फैसला होगा। तो ये अब हुकूमत रिलैक्स हो रही है या अपोजिशन जो है वो रिलैक्स हो रही है, क्या हो रहा है सर? मेरे ख्याल में एक तो मौसम का असर है, जो आपने कहा है कि जनवरी की सर्दियां जो हैं वो उससे आलमोस्ट पंजाब और सिंध के तकरीबन, कराची के अलावा दीगर बहुत बड़े इलाके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह पर शदीद सर्दी पड़ती है। और पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी पड़ती है। और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द तो बहुत ही सर्दी होती है। जहाँ इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितनी चाहें आप आग भड़का लें, जितना सियासी आग, लेकिन ये कि वो नहीं होगा, उसमें आपको कोई इस तरह का चांस नहीं मिलेगा कि क्राउड बहुत बड़ा बन भी सके। देखें, इस तरह के क्राउड बनते रहे हैं, माजी में ऐसा नहीं है कि ऐसे क्राउड नहीं बन सके थे। ख़ासतौर पर आपको याद होगा बहुत ठंड पड़ रही थी, बहुत सर्दी थी, जब जनाब मौलाना ताहिर कादरी साहब आए थे। मौलाना ताहिर कादरी साहब ने उसके बाद जब इमरान खान के साथ खड़े होकर वो किया था, तो भी दिसंबर के शदीद सर्दी के मौसम तक, यानी 16 दिसंबर से पहले तक तो वो धरना, तवील धरना जो है वो जो अगस्त से शुरू होकर दिसंबर तक जारी रहा था, वो भी था। और मौसम की सख्तियाँ भी होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत से मामलात हैं, बहुत सी जो बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही होती है, उसमें बहुत सी चीज़ें आगे पीछे हो रही होती हैं। कुछ पत्ते आगे चल रहे होते हैं, कुछ पत्ते पीछे चल रहे होते हैं। और चेस बोर्ड पर मुख्तलिफ बैकडोर डिप्लोमेसी लगारी साहब हो रही है, क्योंकि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी सख्त थी। बैकडोर डिप्लोमेसी, एक जाने वो कहते हैं हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपको लाने वालों से बात करना चाहते हैं, इदारा सीधा सीधा उनका हिट होता है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने कल खड़े होकर तमाम तर अपने जलसे का जो मुद्दा है वो DGI SPR पे डाल दिया। तो ये बैकडोर कहाँ डिप्लोमेसी, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ही हो रही है, अगर कहीं हो रही है तो? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुख्तलिफ सतहों पर, मुख्तलिफ लेवल्स पर, मुख्तलिफ अंदाज में
इस तरह के राब्ते होते रहते हैं। हमारे सामने पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है कि आगे एक ज़लज़ले का मरकज़ कोई होता है और ज़लज़ला कहीं और जाकर होता है और बातचीत कहीं हो रही होती है और उसके असरात कहीं और मुरतब हो रहे होते हैं। हम इसकी पूरी एक तारीख़ बयान कर सकते हैं कि किस तरह तनाज़ात भी चल रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो झगड़ा भी चल रहा होता है और उनके साथ साथ गुफ्तगू भी चल रही होती है। किसी को अंदाज़ा नहीं था जब ये मामला हुआ था कि जनाब ये बीच में आएंगे, रियाजुल ख़तीब और आकर भुट्टो साहब और अपोजिशन के दरमियान कोई मुज़ाकरात का डोल डालेंगे, लेकिन राब्ते पहले से हो रहे थे। सऊदी सफ़ीर आए थे और उनने ये मुज़ाकरात लगारी साहब, यहाँ पे बड़ा एक सवाल अहम है कि राब्ते, लेकिन उस राब्तों का असल मामला क्या है? क्योंकि अपोजिशन तो हुकूमत का खात्मा और वज़ीर आज़म को घर भेजना चाहती है, तो क्या कुछ मामला इस तरफ जाने, हम इस पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना साहब, आपसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपोजिशन जो है उसने जलसा कर लिया, और लाहौर का जलसा, कोकाब का जलसा, पंजाब का, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद अब ये जलसा ख़त्म होगा और इसके अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा और अल्टीमेट जिसकी जानिब आप जा रहे हैं इस्तीफ़ों का, हुकूमत के खात्मे का, उधर। लेकिन ये 13 दिसंबर का जलसा, 31 जनवरी तक की डेडलाइन, फिर 1 फरवरी के बाद जाकर दोबारा PDM का अगला लाया अमल, तो सर ये इतना वक्त किस लिए ले रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जसर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके बोल TV का, और लगारी साहब को बड़ी फ़हम फ़रासत रखते हैं। मैं तो हमेशा उनको दाद देता हूँ कि फ़हम फ़रासत पर। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि 16 अक्टूबर का जलसा गुजरांवाला वाला हो, पेशावर वाला हो, या उससे पहले कराची, कोयटा और फिर 30 का मुल्तान वाला, और 13 को, ये कंटिन्यूटी थी जो हमने एहतजाजी जलसों का PDM ने ऐलान किया था। और PDM अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे अपनी पेशरफ्त में अल्हम्दुलिल्लाह सरगर्म अमल है। अवाम का जो इश्यूज़ का जो एजेंडा है हमारा, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। 13 को आप देखें जलसा हुआ है, तो 14 को PDM के सरबराहों का इजलास जाती उमरा होता है। 2 बजे वो इजलास था और उससे पहले 11 बजे हमारी CWC और CEC मुस्लिम लीग का मेंबरान सेनेट कौमी असम्बली का इजलास मॉडल टाउन हुआ। जो इस्तीफे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 31 दिसंबर तक तमाम पार्टीज़ के जो लीडर हैं, सरबराह हैं, उन तक इंशाल्लाह हर पार्टी अपने अपने सरबराह के पास जमा करवा देंगी, और उसका फैसला मियां मोहम्मद नवाज साहब ने पहले भी कर दिया था। और आप ये देखें कि जो PDM की कल मीटिंग हुई है उसमें जो चीज़ें तय हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल होगा। 31 जनवरी की डेडलाइन हमने दे दी है, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा 31 जनवरी तक हम सुकून के साथ नहीं बैठे। हम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सरापा एहतजाज है। आपको राना साहब, पहले 13 दिसंबर की आर पार की डेडलाइन दी है सर, अब 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। अब ये 2 डेडलाइन लोग 31 जनवरी तक अब इंतजार करें। सिर्फ आधा मिनट दे दे प्लीज जी। इशू ये है आर और पार की बात तो यही थी ना कि ये नहल हुक्मरान कहते थे, इमरान ने ऐसा पहले फरमाते रहे जी। अच्छा, राना साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, लेकिन 31 जनवरी की डेडलाइन होगी। आफ्ताब जहांगीर साहब, हुकूमत 31 जनवरी को इस्तीफे दे रही है, क्योंकि 13 दिसंबर के जलसे के बाद उन्होंने 14 को ये ऐलान कर दिया है कि अब बस आप जो है वो 31 जनवरी को इस्तीफे दे दें, हुकूमत खत्म कर दें। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही बात कर रहे थे, तो आपकी हुकूमत 31 जनवरी से पहले मुस्ताफी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई ये 31 दिसंबर का इंतजार ना करें, जो आर पार करना है वो अभी कर दें। देखें, इन्होंने आप उठा के इनका बयानिया देखें, जो इन्होंने अभी 5-6 जलसे गिनवाए, उस 5-6 जलसों में हुआ क्या है। सबसे पहले बात तो ये समझने की और सोचने की है कि हुआ क्या। कराची का जलसा हुआ तो उर्दू पे अटैक कर दिया इन्होंने। उसके बाद जब ये कोयटा गए तो कोयटा के अंदर वहाँ की बॉर्डर्स की और तारों की और इन सारी चीज़ों की वहाँ पर एक नई कहानी कर दी। गुजरांवाला के जलसे में किए तो फौज पर अटैक कर दिया। अच्छा, अब जब यहाँ लाहौर में आए
तो लाहौर में लाहौरियों पे अटैक कर दिया। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बात हो रही है महंगाई की, बात हो रही है जी आपकी धांधली की कि जी सिलेक्टेड शुदा हुकूमत है। ये पैगाम तो आप दे चुके। अच्छा, ये पैगाम आप डेली बेसिस के ऊपर देते हैं, रोजाना चैनल्स के ऊपर बैठ के देते हैं, और आपके नुमाइंदे, चैनल्स के नुमाइंदे जो हैं वो जाके रोडों पे लोगों से पूछते हैं। लोगों ने इनके बयानिया को मुस्तरद किया, लोगों ने कहा कि जी ये जो इनका बयानिया है फौज के खिलाफ, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हाँ, महंगाई है जहाँ तक, उसके बारे में हर एक को परेशानी होती है और हर आदमी को होनी भी चाहिए, क्योंकि हर दौर में ये इश्यूज अपनी जगह पर आप रहते कह रहे हैं लोगों ने उनका बयानिया मुस्तरद किया और कह रहे हैं लाहौर में उनके जलसे में लाखों लोग थे। आप कैसे कह रहे हैं? लाखों लोग थे। हमारे बयानिए को तो अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। राना साहब, आफ्ताब साहब की बात हो रही है, मैं फिर आता हूँ सर, आप मेरी बात पूरी कर लें जी। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा कि जी मेरे ख्याल में 1 लाख लोग होंगे। यह शाहिद खाकान अब्बासी का जो आपके चैनलों पे दिखाया गया जी। अच्छा, अब बात यह है कि जो दूसरे मीडियाज ने दिखाया, जिसके ऊपर इनको गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने कहा कि जी मीडिया ने सही रिपोर्टिंग नहीं की, मीडिया ने सही कवरेज नहीं की, मीडिया को किसने इख्तियार दिया कि जी इस तरह दिखाए है। कभी ISPR की वो बात कर रहे हैं, कभी किसी की। सर वो मीडिया पे तो कम गुस्से हैं, वो DG ISPR पे ज्यादा गुस्सा है जी। अच्छा, नहीं, मीडिया पे भी है, मीडिया पर भी है। वो मीडिया पे भी कह रहे हैं कि मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स ने इसकी सही रिपोर्टिंग नहीं की। लेकिन बात यही, जो हकीकत है मीडिया वही दिखाएगा ना जो आप लोग जब दिखाते हैं। तो आप या तो ये कह दें अच्छा कि जी मीडिया जो है वो आप किसी प्रेशर में, मुदस्सिर साहब, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर है आपके ऊपर? नहीं सर, हमारे पे तो कोई प्रेशर नहीं है, बड़े खुल के बात। हम तो हुकूमत के खिलाफ इतनी, हमारे तो हुकूमत ने उल्टा हमारे चैनल को बंदिश करने के मामलात हुए हैं, पैमरा हमारे खिलाफ चढ़ा हुआ। अगर हम हुकूमत की ही बात करते तो आज बोल के साथ इस तरह के मामलात तो ना होते। जब आपके ऊपर आप कोई प्रेशर नहीं लेते, आप बड़े बहादुर सहाफी हैं, तो फिर वो कौन से सहाफी हैं जो प्रेशर ले लेते हैं? समझे ना, हर बात हर सहाफी ये कहता है कि जी मैं प्रेशर नहीं लेता, मैं तो हक और सच की बात करता हूँ। तो जब हक और सच की बात आप हुकूमत के खिलाफ करते हैं तो हम सुनते हैं, जब वो अपोजिशन के खिलाफ करते हैं तो कहते हैं जी ये तो प्रेशर में आ गए। तो प्रेशर में नहीं आता कोई, जो सच होता है वही दिखाया जाता है। अच्छा, बात ये है कि जी इन्होंने पहले कहा, आपने इनकी सारी चीजें कवरेज की। आप पिछले 2 महीने से GB के इलेक्शन से लेकर और इनकी इस तहरीक से लेकर रोजाना की बुनियाद पे इनकी तकरीरें सुना रहे हैं कि तबाह होगा, ये आर होगा, ये पार होगा, ये होगा और वो होगा। 8 तारीख को आखिरी फैसला होगा, 13 को कील ठोकी जाएगी। वो 13 की कील चली गई है 31 के ऊपर, फिर जनवरी पे, फिर फरवरी पे चली गई है। भाई सबसे बेहतर ये है कि आपको बिल्कुल इजाजत है आईनी और कानूनी। सर आफ्ताब साहब, मौसम भी तो बहुत ज्यादा सर्द हो गया ना, अब इस्लामाबाद के करीब बर्फबारी हो रही है, पता होता है ना, तो अब सर्द मौसम होता है। इसलिए लोग जो है ना दुनिया के अंदर पहले से शॉपिंग कर लेते हैं कि मौसम में सर्द आने वाला है, गर्म कपड़े ले लें, लिहाफ खरीद लें, तैयारी कर लेते हैं। आपको नहीं पता था कि जब मौसम सर्द है तो आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि घरों में बैठ के चाय पीना, खाना खाना, वहां से लेट निकलना, लोगों को परेशान करना। सर अब इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा डिले कर लिया है ना आफ्ताब साहब, इसलिए डिले। अच्छा राना साहब, मैं एक चीज, आप एक तरफ कहा जा रहा है जबरदस्त किस्म का कामयाब जलसा है, दूसरी जानिब लाहौर डिवीजन के रहनुमाओं के और जो वहाँ वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं और ख़ास तौर पर जिनके पास जिम्मेदारी है लाहौर डिवीजन की, उनकी कल खिंचाई भी हो रही थी कमेटी के अंदर, मीटिंग के अंदर, कि वो लोग उनको उस तरह से निकाल नहीं पाए हैं। ये क्या बात चल रही है? एक तरफ आप कह रहे हैं लाखों लोग हैं, दूसरी तरफ लोगों को ना लाने पर अपने ही जो लोग हैं उनके खिलाफ भी आप कह रहे हैं कि इस तरह से होना चाहिए। मरियम बीबी कल बड़ी बरहम थी, तो ये क्या मामला है? जी मुदस्सिर इकबाल साहब, कोई बरहम नहीं थी, CWC का इजलास था और क्योंकि पहले 2 बजे का टाइम रखा हुआ था, फिर क्योंकि जो PDM के सरबराहों का इजलास आ गया जाती मरा, तो फिर हमने वो 11 बजे इजलास रखा। रात लेट नाइट लोग जागते रहे। जो 13 का जलसा था वो 1-1:30 बजे शुरू हुआ, रात कोई 10 बजे के करीब ख़त्म हुआ। फिर लोगों ने डिस्पर्स होना था, फिर तमाम चीज़ें देखते देखते लोग दूर दराज पहुँचे। इशू ये है कि मरियम बीबी ने तो अप्रिशिएट किया, ये पाकिस्तान की 72 साल हिस्ट्री में पहला जलसा था जो तारीखी जलसा था। एक जलसा हुआ था 23 मार्च 1940 को, जब करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी, और वो भी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुस्लिम लीग और PDM के प्लेटफार्म पर था, आवाम के इश्यूज पर। इतनी सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी आप अगर इजाजत दें राना साहब, आपकी बात को बहुत मुकद्दम है, आप जो बात कर रहे हैं,
लेकिन थोड़ी सी इजाज़त सर, 1940 को तो हमें नहीं मालूम है, ना वीडियोज़ हमारे पास हैं कि सूरत हाल, लेकिन मैं बहुत ही मुख्तसर उम्र में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लाहौर आमद 1986 का सर, वो बहुत बड़ा जम्मे गफ़ीर था। वो मैं बता रहा हूँ कि उसकी वीडियोस और उन चीजों का मैं थोड़ा सा शाहिद हूँ। लगारी साहब ज्यादा बता सकते हैं, आप खुद उस बात को जानते हैं। आफ्ताब साहब हो जाए। फिर सर 2011 देखिए, 2011 का जलसा भी बहुत बड़ा था इमरान खान साहब, उसके बाद के जलसों की मैं बात नहीं कर रहा, वो बड़े थे छोटे थे, वो भी बहुत बड़ा। आपका जलसा भी बहुत बड़ा है, लेकिन सर जलसे बड़े हैं, इसको भी हम तस्लीम करते हैं। ये भी तो सियासत खुले, जैसे आपने वजीर आजम तस्लीम किया है तो उनके चीजों को और इन चीजों को भी हम तस्लीम कर लेते हैं। हम तस्लीम नहीं कर रहे, वो सिलेक्टेड वजीर आजम है। वो 25 जुलाई को 2018 को आरटीएस सिस्टम सो गया था, आज तक सोया हुआ है। उसी तरह जीबी का सिस्टम इन्होंने ब्लॉक किया है। हम राना साहब मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना है, आपके दोनों की बातें मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, नज़ीर लगारी साहब से इस पर मजीद बात करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, अब क्या ठीक है, वो आप बात कर रहे हैं कि जी बहुत सारी बातें होती हैं, दर पर्दा हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मौजूदा हुकूमत के लिए आप समझते हैं कि वो चीज़ें जो एक लग रहा था कि अब सारा का सारा हाथ PDM के मामला आ गया है, वो कदरे अब गिरफ्त ढीली होगी और हुकूमत को सांस लेने का, हुकूमत को मामलात से निमटने का मौका मज़ीद 1.5 महीने के लिए मिल गया? सांस लेने का मौका तो मिला है, जभी तो अब जा रहे हैं कि भी अपोजिशन का प्रेशर कम हो गया है, चूंकि इनके जलसों का शेड्यूल पूरा हो गया। अब आगे इन्होंने बढ़ना नहीं है, आगे इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है। डेडलाइन भी हुकूमत को दी है, अपनी हुकूमत को दी है, इसलिए हुकूमत मुतमैन हो गई है कि 31 जनवरी तक मामलात को फिर चले वहीं से शुरू करते हैं। इन्होंने फौरन बम गिराने शुरू कर दिए हैं। पहले पेट्रोल बम आ रहा है, इसके बाद फिर देखिएगा कि चीनी का बम आएगा, फिर देखिएगा कि आप डॉलर की कीमत आज फिर ज़्यादा गिर गई है। इस तरह से चीज़ें और ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, इसलिए कि हुकूमत को मौका मिल गया है। वो चीज़ें संभालने की बजाय चीज़ों को ख़राब करने की उसको आदत है। अब क्या ख्याल है कि इसके बाद जो है इंसाफ की हर जगह पर फरावानी होगी? लोग तरस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग। मैं कहता हूँ कि पिछले ज़मानों में भी लोग इंसाफ के लिए तरसते थे, ये तो इंसाफ का नाम लेकर आए थे, और इंसाफ जो है लोगों के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। गवर्नेंस लोगों के लिए ख्वाब बनकर रह गई है। मईशत की तरक्की का यह आलम है कि पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है। सर हुकूमत कह रही है हालात बेहतर हो गए हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, टेकऑफ हो रहा है, और ये टेकऑफ ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जो है अवाम रगड़े जा रहे हैं और पाकिस्तान टेकऑफ कर रहे हैं। और भाई प्लीज क्रैश लैंडिंग करें, अब नीचे ले आए। इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के लोग, उनकी जिंदगी अजीरन हो गई है। आप जाकर देखें मार्केट के अंदर, आप सब्जी मंडी में चले जाएं, आप चले जाएं लोगों के पास जहां पर कोई चीज खरीदी जा रही हो, खाने पीने की अशिया आप नहीं खा सकते हैं यार। कायदे आजम के मज़ार का गार्ड चीख कर कह रहा है कि मेरी 10,000 रुपए तनख्वाह है। आप एक आदमी को जिसके 6 बच्चे हैं, एक बीवी है, एक घर है, उसके ऊपर बिजली का बिल है, गैस का बिल है और दीगर यूटिलिटी बिल्स हैं, उसने सारा कुछ भी पूरा करना है। 10,000 रुपए उसकी आमदनी है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब मेरे भाई हैं, उनसे इंतहाई एहतराम के साथ कहता हूं कि ये पूरा करके देना, किसी तरह से कोई भी पूरा करके बताए। हुकूमत ने इस तरफ सोचा ही नहीं है कि लोगों को रिलीफ देना है। हर बार एक बम, अब मिट्टी का तेल लोग क्या जलाएंगे? जलाने के लिए तो उनके पास यही कुछ। कराची में हजारों कच्ची आबादियां, इनके हल्के में भी हैं, मुझे मालूम है इनके हल्के के अंदर कितनी कच्ची आबादियां हैं। वहां पर लोग तरस रहे हैं बिजली के लिए, गैस के लिए। अब मिट्टी का तेल जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोग मिट्टी का तेल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है। क्या करें लोग? लेकिन लगारी साहब कहते हैं हुकूमत ने 70 साल का बिगाड़ है, 40 साल का मजीद बिगाड़ था जो ज्यादा था, उसको करते करते वक्त लगेगा। हुकूमत कहते 10,000 रुपया अगर तनख्वाहें, तो ये माजी में भी 10,000 8,000 तनख्वाहें थी, ये सूरत हाल अब। लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, ये एक बड़ा चैलेंज है, शायद इतना बड़ा चैलेंज आपके लिए अपोजिशन ना हो, PDM ना हो, लेकिन PDM का भी अब मौक़िफ़ अवामी मसाइल है, अवाम के लिए जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। जो आपका हल्का है वो इंतहाई गुर्बत का ज़्यादा उसका एरिया वही है, जो गरीब लोग हैं।
तो गरीब आदमी किस तरह से गुजारा करे? उनके लिए तो हुकूमत कुछ सोचे, वहां नहीं सोचा जा रहा। सारा फोकस पीडीएम को टारगेट करने और पीडीएम को रोकने पे है। देखिए, बात यह है कि लागारी साहब ने एक बात की, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैंने कहा कि लागारी साहब माशाल्लाह मेरे बड़े पसंदीदा सहाफियों में से हैं, और आज से नहीं, काफी अरसे से जब मैंने नहीं भी बना था तो मैंने बड़ा, लेकिन मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई कि लागारी साहब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए 2 साल हुए हैं और उस 2 साल में हमने इस हाल पे पहुंचा दिया है। उस कायदे आज़म के मज़ार का जो चौकीदार है, जो है, वो शायद अभी 2 साल हुए उसको भर्ती हुए तो उसको 10,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। वो उसकी जरा सर्विस की मुद्दत भी पूछ लीजिएगा, और उसके बच्चों के लिए जो स्कूलों में भेजता था, क्या करता था, उस वक्त के हालात भी उससे पूछ लीजिएगा। और ये सूबा सिंध जो है पिछले तकरीबन 30 साल से पीपल्स पार्टी के पास है, और पीपल्स पार्टी ने इस सूबे सिंध के अंदर जितनी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं वो भी लागारी साहब को पता होंगी। देखिए, बात यह है कि इस वक्त बात ये हो रही है कि हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस देनी है, हुकूमत को अपना काम करना है। अगर हुकूमत अपना काम नहीं करेगी तो लागारी साहब को ये कहना चाहिए था कि लागारी साहब के आवाम को ये चाहिए कि जब 2023 के अंदर जब ये आपके पास आए तो आप इन्हें रिजेक्ट करें, ताकि एक सिस्टम चले, लोगों को पता हो कि लोग जो है परफॉर्मेंस के ऊपर वोट देते हैं, लोग जी मुदस्सर इकबाल साहब वोट देते हैं। बिल्कुल, ये जैसे ही लागारी साहब ने भुट्टो साहब की बात की थी, तो भुट्टो साहब के उस दौरान में लागारी साहब ने कहा बैकडोर वो भी हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, तो उसका नतीजा ये निकला कि जी रात को मुलाकात हो रही है रफीक बाजवा साहब की भुट्टो साहब के साथ, और सुबह जियाउल हक साहब जो है उसके ऊपर तशरीफ ले आए। तो ये बैकडोर क्या, ये भी नतीजा निकलता है। फिर 13-14 साल लगे जियाउल हक साहब को। इस वक्त हुकूमती परफॉर्मेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मुदस्सर इकबाल साहब, कल परसों 13 तारीख को जलसा होता है, और 14 तारीख की स्टॉक एक्सचेंज देखें, आप फैसलाबाद की सूरत हाल देखें, आप कंस्ट्रक्शन के अंदर सूरत हाल देखें। अगर लागारी साहब चाहे तो बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी है, बिल्कुल बेहतरी है, बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी है। पिछले एक हफ्ते में कराची स्टॉक एक्सचेंज बहुत टॉप पर गई है। बिल्कुल आफ्ताब साहब, राना साहब, मैं क्विकली आपसे सर, मैं सर आपकी बात हो गई, मैं राना साहब को शामिल गुफ्तगू करें। 31 जनवरी तक पीडीएम ने, राना साहब, अब क्या करना है 1.5 महीने में? हेलो जी राना साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि पीडीएम का जलसा हुआ तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए, मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। और मेरे भाई मुझे बताएं, हमने तो एक पत्ता नहीं तोड़ा, और इमरान न्याजी साहब ने पार्लियामेंट पर हमला किया। 126 दिन सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर गंदी सलवारें लटकाई, पीटीवी पर हमला किया, और लाहौर मार रोड से लेकर रावल रोड तक एहतजाज जलसे करते रहे। मुकदमा आपकी हुकूमत के दौर में है। अवाम का एजेंडा दिया है। आज जो चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 110 रुपए, अदरक 1200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। और इमरान न्याजी साहब फरमाते थे कि मेरा तो 2 लाख में गुजारा नहीं होता 2 अफराद का, और एक चौकीदार जो है वो 10,000 में गुजारा करे। ये मैं समझता हूँ कि ये 10,000 या ये 13,000 या ये 12,000 जो है वो इस हुकूमत में भी है। अफसोस के साथ ये माजी की हुकूमतों में भी है। मजदूर के लिए तो तनख्वाह नाम की कोई चीज ही नहीं है। माजी में जो सोशल सिक्योरिटी के मजदूर है उनको तो शायद कुछ साइड पे कुछ चीज मिलती हो, लेकिन जो एक आम आदमी है जो सोशल सिक्योरिटी के अंडर ही नहीं है, उसके लिए तो ना कोई तालीम की सहूलत थी, ना कोई सेहत की सहूलत। ये तो माजी में भी रहा है। माजी की रोटी कपड़ा मकान की हुकूमतें हो या मुस्लिम नून की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, सब के लिए मुश्किलात रही हैं। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब का, राना अरशद साहब का, बहुत शुक्रिया आप लोग मौजूद थे। नज़ीर लगारी साहब को भी शुक्रिया अदा करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल। लगारी साहब आपको भी शुक्रिया। एक और बड़ा अहम मसला है जिसको संजीदा ये कौम ये नहीं ले रही है, ना हुकूमतें, ना अपोजिशन, ना आम आदमी, वो है कोरोना की सूरत हाल। कराची जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ, 20.8% तक यहाँ पर मुस्बत केसेस की रेशो आई है। मरियम हसन हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं सूरत हाल क्या है। जी मरियम, आगाह कीजिएगा कराची में कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक।
गुज़िश्ता 24 घंटों में 1343 नए केसेस कोरोना से जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए सिंध भर की तो तकरीबन 24,000 के करीब जो लोग हैं वो घरों में आइसोलेशन में हैं, जबकि 960 मरीज़ इस वक्त अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 775 मरीज़ ऐसे हैं जो कि उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है और 88 मरीज़ ऐसे हैं जो कि इस वक्त वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ में वज़ीर सेहत का भी बयान जो है वो आया है और उन्होंने यही कहा है कि ये जो लहर है ये गुज़िश्ता लहर के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा जो है ख़तरनाक है और ज़्यादा तवील जो है हो सकती है। इसलिए जो है शहरी जो है अपनी और अपनी जानों की अपने प्यारों की जानों की जो है हिफाजत करने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि कोरोना से बचाव का वाहिद हल जो है इस वक्त SOPs पर अमल दरामद ही है। मास्क पहनिए, समाजी फासला बरकरार रखिए और उसके साथ मरियम हसन करें कराची की सूरत हाल से मुतालिक 1300 से जायद मरीज गुज़श्ता 24 घंटों में लाए गए। ये सूरत हाल अगर कराची में इसी तरह से बढ़ी तो कराची के जो बड़े हॉस्पिटल जो पहली लहर में और अब तक कोरोना से निमट रहे हैं वहाँ पर वैसे भी इस वक्त वार्ड्स और वेंटिलेटर्स पर जो मरीज़ आ रहे हैं वो फिल हो रहे हैं। खुदारा अपने आप को महफूज कीजिए, अपने आप को महदूद रखिए और SOPs पर अमल करें, क्योंकि अगर आप बीमार होंगे तो उसका इफेक्ट आप पर, आपके ख़ानदान पर होगा। ना हुकूमत को कोई असर होगा, ना किसी अपोजिशन को होगा, ना किसी और को इससे लेना देना होगा। अपनी सेहत का ख्याल आप खुद रख सकते हैं। कोरोना की ये वबा इस वक्त जो बढ़ती जा रही है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात भी करेंगे। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ होंगे, डव मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और डॉक्टर साहब हमें वक्त देते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन और इस पर बात करते रहते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब ये जो सूरत हाल इस वक्त बढ़ रही है, जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही है और काबू में नहीं आ रहा, कराची हॉटस्पॉट बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो अब जो सूरत हाल हुकूमत कर रही है, लॉकडाउन, माइक्रो, सॉफ्ट, इस तरह के लॉकडाउन्स, क्या इससे इन चीज़ों पर काबू हम पा सकते हैं या यही रेशो अगर बढ़ी तो फिर क्या होगा? डॉक्टर सईद खान से दोबारा से बात करेंगे कि सूरत हाल जो इस वक्त है वो कोरोना की हर आने वाले दिन में वो बदलती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जो है, शब्बीर अराई जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हैदराबाद की सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। सिंध का दूसरा बड़ा शहर, गुलाम शब्बीर अराई आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल हैदराबाद में इस वक्त? जी बिल्कुल, अवामी मकामात पे SOPs नज़रअंदाज होने के बाद कोरोना वायरस के वार जो हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में महकमा सेहत की जानिब से 180 लोगों के जो है वो टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 31 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। मैं आपको बताऊं कि में इस वक्त 1400 से ज़ायद एक्टिव मरीज़ जो हैं वो सिविल अस्पताल और घरों में आइसोलेट हैं, जबकि एक शख्स जो है गुज़िश्ता 24 घंटों में जाम बहक हुआ है, जिसके बाद अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 165 तक पहुंच चुकी है। हैदराबाद में इस वक्त तक रिपोर्ट होने वाले जो केस हैं वो 8000 से ज़ायद हैं और हैदराबाद ज़िले इंतज़ामिया ने जो है वो 12 इलाकों में 10 दिनों तक जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है। लेकिन बदकिस्मत ये है कि काफ़ी इलाके जो हैं स्मार्ट लॉकडाउन में, उनमें सख्ती से जो है वो पुलिस की जानिब से अमल दरामद दिखाई देता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से कोरोना का जो फैलाव है तेज़ हो रहा है। इस वक्त कैमरा को दिखा सकेगा, ये मुस्लिम सोसाइटी कासमाबाद है। कासमाबाद तालका जो है वो मेजरली अफेक्टेड तालका है कोरोना वायरस के हवाले से, लेकिन इसके जो 2 गेट दिए गए थे उनमें से सिर्फ 3 गेट हैं मुस्लिम सोसाइटी के, जिसमें से सिर्फ 1 गेट जो है वो उमूमन बंद ही होता है। बाकी 2 गेट जो है वो 2 बजे के बाद मुकम्मल इस इलाके को सील किया जाना था, लेकिन यहाँ पे हमें मुकम्मल सील करता हुआ इलाका नज़र नहीं आ रहा और पुलिस के जो एहलकार हैं वो गुलाम शब्बीर अराई हमें आगाह कर रहे थे हैदराबाद की सूरत हाल। डॉक्टर सईद खान साहब से हमारा रब्ता हुआ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप हमें बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल कराची की हो रही है और पूरे मुल्क की उमूमी तौर पर हो रही है, ये अब किस जानिब हम जा रहे हैं, कितनी तेज़ी के साथ ये दोबारा से मरज़ जो है उसका शिकार हो रहे हैं हम? जी अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आपने मदद किया। हम गाहे बगैर आगाह करते रहे हैं कि सिचुएशन जो है मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती चली जाएगी और वही सिचुएशन हो रही है कि अब नंबर्स अब पॉजिटिव पेशेंट जो है काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और अस्पतालों में भी मरीज़ों का एक तांता बंधा हुआ है। तो यकीनन ये सूरत हाल आगे मज़ीद
एक आध महीने में मजीद ग्रेविटी जो है सीवियर होती चली जाएगी और खदशा यही है कि वो जून से भी हमारे हालात खराब हो सकते हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम सब लोग मिलके इस मरज का मुकाबला करें और सब अपनी तैयारी। डॉक्टर साहब, स्टडीज क्या कह रही हैं, किस तरह के मरीज जो हैं वो इस बार आ रहे हैं? कुछ अमवात भी हो रही हैं, कुछ क्रिटिकल भी हैं और कुछ को माइनर ये सूरत हाल है, लेकिन ये मरीज किस तरह के हैं, किस तरह की एज के लोग हैं? क्या स्टडीज इस बारे में अभी तक जो है पिछले 1 माह की आई है सर? क्योंकि मरीज ज्यादा है ना, जब मरीज ज्यादा होते हैं तो उसमें हर तरह के मरीज आपके पास फिर नमदार होते हैं। नंबर ऑफ पेशेंट्स कहीं ज्यादा है। पहले तो हम सिर्फ नंबर ऑफ टेस्ट क्योंकि रिपीट करते, जून का अगर हम मुकाबला करें तो हम एक पेशेंट के ज्यादातर टेस्ट करते थे, तो उस वक्त टेस्ट ज्यादा होते थे, मरीज कम होते। अब जितने एक बार क्योंकि पेशेंट का टेस्ट होता है SOPs के हिसाब से, तो पेशेंट जितने टेस्ट होते हैं उससे कई ज्यादा हमारे पास पेशेंट्स हैं। तो मरीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसमें हर एज के लोग हैं, बूढ़े लोग भी हैं, कम उम्र वाले लोग भी हैं इस बार एक दफा, और सीवियर जो पेशेंट हैं जिनकी हालत काफ़ी जो है सीरियस है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ICU में काफ़ी मरीज हैं, तो मरीजों की तादाद भी ज़्यादा है और उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत है कि सीवियर मरीज भी हैं और एसिम्प्टोमेटिक भी हैं और हर एज के लोग इसमें इन्वॉल्व है करंटली। तो सिर्फ और सिर्फ यही मामला है कि एहतियात और ऐसा होगा तो फिर ही अमल हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले आपको एक बात बताते चले कि वज़ीर आज़म इमरान खान से पुरजोर अपील करते हैं कि मौजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हर हाल में एक चीज़ का ख्याल आप ज़रूर रखिए और वो है इस वक्त मेरिट का होना, जिसमें सबसे बड़ी मेरिट की धज्जियां उड़ाई हुई एक गैर कानूनी गैर आईनी तैनाती है और वो है चेयरमैन पैमरा की। चेयरमैन पैमरा को फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि आपने आइन की बात की, कानून की बात की, मेरिट की बात की है और उसी मेरिट के मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर अमल हो, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत ने मेरिट की धज्जियां उड़ाकर चेयरमैन पैमरा की तैनाती की थी और उसके बाद अब तक अपने गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम के तहत पाकिस्तान में सहाफ़त का गला घोंट रहे हैं। पाकिस्तान में वो तमाम आवाज़ें जो पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए हैं, उनका गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं। चंद ऐसे लोगों के हाथों में ये इदारा अब खेल रहा है, क्योंकि बाकी इदारों को जिस तरह से आप ठीक करने के लिए अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस इदारे को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इस तैनाती को हटाया जाए, क्योंकि ना ये ऑनरेबल हाई कोर्ट पेशावर की बात मान रहे हैं, ना ही ये आइन और कानून पर अमल कर रहे हैं। इसलिए वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि आपका जो अपना मंशूर है आइन की बात और मेरिट की बात, उसको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम तर अमल हो और चेयरमैन पैमरा की फौरी तौर पर बरतरफी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी अहल, काबिल और मुहिब वतन पाकिस्तानी का होना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के आइनी इदारों को ऐसे ही लोग चलाते रहें तो फिर पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।